आनंदमयी लेडी पेप के सीरीज में आज हम बात करेंगे रेणुका राय की। भारतीय जिंदगी और यहाँ का सामाजिक ढांचा भी काफी जटिल रहा है, जो देश गुलामी से बाहर निकलने के लिए कई प्रकार की कुर्बानी देने में अपने कदम तक नहीं थरथराए, उसी भारत में भेदभावपूर्ण भावना को सिर पर बिठाने में इस समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कानून को दरकिनार कर दिया जाए तो समाज में दो ही वर्ग उभरता है, पूंजीवादी जो शक्तिशाली है और पूंजीहीन जो शोषित है। जाति विभेद का मूल देखा जाए तो यही कारक है, लेकिन स्त्रियों का इन जातियों से भी बेदखल किया जाता रहा है। स्त्री वर्ग चाहे जिस भी जाति की हो, उसके जीवन की संघर्ष और उसके अस्तित्व की लड़ाई कमोबेश एक ही जैसे है। महिलाओं को ससुराल में कोई अधिकार नहीं और इस पितृसत्तात्मक समाज में भी स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं। जो पुरुष शक्तिशाली होने का दंभ भरता है, वह अपने पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था और अधिकारों की छांव तले, जहां से उस स्त्री को फेंक दिया गया है जो उसी माता पिता की संतान है, जैसे कि एक पुत्र। आजादी के बाद से महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, विकास हुआ है, उसके पीछे कदापि किसी समाज और परिवार का हाथ नहीं, बल्कि कानून का हाथ है, संविधान का साथ है, सरकार की जागरूकता और आवश्यकता है, युवाओं की विचारशीलता है। संविधान में, देश के कानून में महिलाओं को अधिकार मिले, समानता मिले, इसके लिए उन तमाम योद्धाओं को समर्पित साधना रही है जिनसे आज हम अनभिज्ञ है। हम अपने विकास में इतने खो चुके हैं कि अपने इतिहास की तरफ झांकने की जरूरत नहीं समझते। पुरुषत्व की योद्धा की आगाज हर आयाम से सुनाई देती है, लेकिन क्या आप उन महिला योद्धाओं को जानते हैं जिन्होंने पुरुषों की आगाज, आवाज, अवहेलना, अपमान की शक्तिशाली शोर को चीरते हुए अपने विचार को धार देकर अपने अस्तित्व के रखवाली की है। महिलाओं के लिए कार्य करने वाली बहुत सारे नाम, अनगिनत नाम है, लेकिन जिन्होंने कानूनी तौर पर महिला जीवन को स्थिरता देने में अपना अमूल्य योगदान को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है, उनका नाम रेणुका राय है। 1934 में AIWC के कानूनी सचिव के रूप में उन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी अक्षमताओं एक जांच आयोग की याचिका शीर्षक से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसने शारदा विधेयक के उपचार से समिति की निराशा को व्यक्त किया। शारदा विधेयक, जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, ने लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की। उनके दस्तावेज ने बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया। उनके दस्तावेज ने भारत में कानून के समक्ष महिलाओं की स्थिति की कानूनी समीक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। रेणुका ने एक समान व्यक्तिगत कानून कोड की वकालत की। उनका तर्क था कि भारतीय महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे अन्यायपूर्ण है। उन्होंने एक झरिया कोल बेल्ट की 7 कोयला खदानों का दौरा किया, जहां कई महिलाएं काम करती थी। जब वहां उन्होंने जो दृश्य देखे वे इतने भयावह थे कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आग्रह किया गया कि महिलाओं को इस खतरनाक व्यवसाय में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक ऐसा काम जिसे वे समझते थे कि आसान नहीं होगा। वह उपभोक्ता अधिकारों के महत्व में भी दृढ़ विश्वास रखती थी। उन्होंने दृढ़ता से जोर देकर कहा कि रक्षा उद्योग का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा आदर्श है जिसे रे ने पूरी दृढ़ता के साथ अपनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम कभी भी हिंदू वर्चस्व के पक्ष में नहीं रहे हैं और न ही आज है। हम नहीं चाहते कि हिंदू एक धार्मिक समुदाय के रूप में किसी अन्य हित को दरकिनार कर दे। रे के लिए राष्ट्र का व्यापक हित सर्वोपरि था, जैसे कि शिक्षा। नागरिकता खंड पर बहस करते हुए रे ने कहा, नागरिकता खंड की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें समान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ एक समान नागरिकता के बारे में स्पष्ट कथन होना चाहिए। चूंकि अधिकारों में जिम्मेदारियां शामिल है, इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिकता के दायित्वों को भी इस खंड में शामिल किया जाना चाहिए।
वे समान नागरिक संहिता की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने देवासी प्रथा की भी कड़ी निंदा की और कहा, देवदासी प्रथा मंदिरों में महिलाओं को समर्पित करना संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान के द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बेहतर प्रक्रिया होगी, क्योंकि यह प्रथा अभी भी कुछ क्षेत्रों में जारी है। उन्होंने महिलाओं की तस्करी और उनके समय में इसके जारी रहने की कड़ी आलोचना की थी। इसके अलावा उनका मानना था कि एक महिला की बुद्धिमत्ता और उसकी योग्यता उसके विकास में सहायक होती है। उन्होंने कहा, इस देश में महिलाओं ने अपने अधिकारों, समान दर्जे, न्याय और निष्पक्षता के लिए और सबसे बढ़कर अपने देश की सेवा में जिम्मेदार कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए संघर्ष किया है। महिलाओं के सामाजिक पिछड़ेपन का शोषण उसी तरह किया गया है जैसे इस देश में कई वर्गों के पिछड़ेपन का शोषण उन लोगों द्वारा किया गया है जो देश को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहते हैं। रे को कभी भी पूंजीवाद विरोधी नहीं कहा गया, लेकिन उनका मानना था कि भारत एक संप्रभु समाजवादी देश है। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था के विकास और विकास के लिए समाजवादी आदर्शों को बनाए रखना जरूरी है। इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा, अगर आप पूंजीपतियों के इस मुद्दे पर संतुष्टि नहीं करते हैं तो उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं कहती हूँ, हम पूंजीपतियों को लगातार रियायतें दे रहे हैं और फिर भी उत्पादन अभी तक नहीं बढ़ रहा है। राष्ट्र के लिए पूंजी और उत्पादन में वृद्धि का सवाल आज एक जरूरी सवाल है। अगर पूंजीपति इसके लिए राजी नहीं होते हैं तो भी हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीके और साधन खोजने होंगे। वह अनगिनत महिलाओं के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उन्होंने हमें उन मूल्यों से परिचित कराया जिनके लिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्व युग की कठोर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसे कायम रखा। वह शक्ति, लचीलापन और शालीनता की एक ऐसी मिसाल थी जिन्होंने समानता की लड़ाई में अपने नैतिक मूल्यों को कायम रखा। जाति, उपभोक्ता अधिकार, महिलाओं की कानूनी स्थिति और उनके सुरक्षा और कल्याण के लिए उन्हें दिए गए अधिकारों जैसे चिंताजनक मुद्दों पर उनके विचार में आगे आने वाली लंबी लड़ाई की उनके कार्य याद दिलाते हैं, जिसे केवल खुद को शिक्षित करके, अपने विशेषाधिकारों को स्वीकार करके और हमारे पास मौजूद संसाधनों को व्यवस्थित करके ही लड़ा जा सकता है। एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, एक उग्र स्वतंत्रता सेनानी और एक भारत में एक प्रसिद्ध लेखिका और राजनीतिज्ञ थी वे। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 16 साल की छोटी उम्र में वे गांधी से मिली व उनसे काफी प्रभावित हुई और उनके आह्वान पर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार किया। हालांकि उनके आग्रह पर वे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वापस चली गई। वह केंसिंगटन स्कूल गई और कुछ ही समय बाद वह बीए करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चली गई। उनके शिक्षकों में हेराल्ड लास्की, विलियम बेवरिज, क्लेमेंट इटली, एलिन पावर और अन्य जैसे बुद्धिजीवी शामिल थे। 25 साल की कम उम्र में उनकी शादी सत्येंद्र नाथ रे से हुई थी। रेणुका रे एक प्रतिष्ठित और विशेषाधिकार प्राप्त परिवार से आती है। उनके परिवार में लगभग हर व्यक्ति का नाम प्रथम स्थान पर है। उनके दादा प्रोफेसर पी.के. राय न केवल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि वे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के पहले भारतीय प्रिंसिपल भी थे। उनकी नानी सरला राय एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रही थी जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया। उन्होंने गोखले मेमोरियल स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य बनने वाली पहली भारतीय। रेणुका रे प्रसिद्ध ब्रह्मो सुधारक दुर्गा मोहन दास के वंशज से आती है। साथ ही प्रतिष्ठित दून स्कूल के संस्थापक एस.आर. दास भी है। उनके भाई बहनों में सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल थे। उनका विवाह विजय लक्ष्मी पंडित की भतीजी शारदा मुखर्जी से हुआ था। उनका निधन टोक्यो में हुआ। उनके भाई प्रशांत मुखर्जी भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे और उनका विवाह केशव चंद्र सेन की पोती वायलेट से हुआ था। उनकी भतीजी गीति सेन एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार और IIC क्वार्टरली की प्रथम संपादक है
और उन्होंने प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली से विवाह किया है। जब रेणुका रे भारत लौटी तो वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में शामिल हो गईं और महिलाओं के अधिकारों और पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया। महिलाओं से संबंधित कानूनों में संभावित कानूनी बदलावों पर चर्चा करने के लिए उन्हें एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामित किया गया था। 1932 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। 1943 में उन्हें भारत की महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय विधानसभा में नामित किया गया। वे 1946 और 47 में भारत की संविधान की सभा की सदस्य भी बनी। वर्ष 1953 से 1954 के लिए उन्हें पुनः अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें 5 साल 1952 से 1957 के लिए पश्चिम बंगाल की राहत एवं पुनर्वास मंत्री नियुक्त किया गया। मंत्री पद से मुक्त होने के बाद वे 1957 से 1967 तक मालदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बनी। उन्होंने योजना आयोग और शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शासी निकाय में काम किया। उन्होंने अखिल भारतीय महिला संघ और महिला समन्वय परिषद की स्थापना की। उनके संस्मरण का शीर्षक है माई रिमिनिसेंस, गांधीवादी युग के दौरान और इसके बाद सामाजिक विकास।